नमस्कार। आज फिर मेरे चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं सी-टेट के पेपर 1 के भाग 4 के हिंदी के 30 प्रश्न उत्तर। तो आइए हम इसे अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं। इसके पहले एक पैराग्राफ है जिसे हमें पढ़ना है। पहले अच्छी तरह इसे पढ़ना होता है हमेशा, तभी इसके उत्तर के बारे में हम स्पष्ट हमारी दृष्टि हो सकती है। तो आइए हम सारांश को पढ़ते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ये था पैराग्राफ। अब इसका प्रश्न उत्तर हम देखते हैं, इस पर जो आधारित है। 91 नंबर है प्रश्न। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें विचारकों की विशेषता क्या होती है? महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। अगर महत्वाकांक्षाएं नहीं होती तो वे किसी भी काम को नहीं कर पाते, और वे एक विचारक की दृष्टि से वो विचारक ही नहीं कहे जाते। तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनमें, पर भौतिक चीज़ों को पाने की लालसा उनके अंदर नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। अगला हम देखते हैं 92। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दर्द जैसी प्रतीत होती, क्योंकि ऑप्शन 1, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो उसके जीवन का जो उद्देश्य था वह प्राप्त करने से उसे रोक दिया गया होता। इस स्थिति में उसे वह दंड की तरह प्रतीत होती, इसलिए इसका आंसर ये 4 नंबर। अगला देखते हैं 93। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? आराम के लिए, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। तो अच्छे जीवन के लिए इसमें आराम भी आ जाता है, संपन्नता भी आ जाती है और भरा पूरा जीवन भी आ जाता है। तो अगर देखें तो इसका मकसद वही सब कुछ होता है, तो अच्छे जीवन के लिए। अगला देखते हैं 94। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी समर्थ की जगह पर कौन सा प्रयुक्त नहीं हो सकता है? समर्थ मतलब सक्षम, यानी सामर्थ्यवान, क्षमतावान, और सक्षम तो है ही। शक्तिशाली नहीं प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए ये 4 नंबर। अगला देखते हैं 95। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। रेखांकित का तात्पर्य है अंबारों से। अंबारों का अर्थ यहाँ पर क्या है वो हमें देखना है। भार से, ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से। तो ढेर से, अंबार यानी ढेर लगा देना, इसका आंसर 2 नंबर होगा। अगला हम देखते हैं 96। भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बतलाने वाली शब्द जो है वो कौन सा है वो हमें बताना है।
तो भली भांति, भली है, भली भांति, अच्छी तरह से, यही इसका आंसर होगा। भली भांति जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला देखते हैं 97, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व जोड़ आकांक्षा, यहाँ आधा तो की मात्रा है, यहाँ स्वर नहीं है, ये व्यंजन है सिर्फ। महत्व जोड़ आकांक्षा, महत्व, महत्व, इसलिए इसका आंसर ये होगा महत्व जोड़ आकांक्षा। अगला हम देखते हैं 98, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? किन्हें नहीं लुभाते? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। हमने जैसे पढ़ा तो स्पष्ट है कि रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ नहीं लुभाते। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स, कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। पूंजी क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है? तो पूंजी के रचयिता यानी पूंजी एक ग्रंथ है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर फिर हमें एक पैराग्राफ पढ़ना है। ये पद्य है, इसे हम पढ़ लेते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर से, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं हम, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो यहाँ व्य और व्य दो बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो जहाँ एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला हम देखते हैं 101, बचपन शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा यह एक बचपन, बचपना से बना है, यानी यह भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये होगा। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, कुटिया में शांति छा गई, तो कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। अगला देखते हैं 103, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बच्चे को, बचपन को, कवि को, पाठक को? तो बचपन को कहा गया है यहाँ पे। अगला हम देखते हैं 104 नंबर, कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में? तो बचपन के आनंद की याद में, जिसमें माँ भी सहभागिनी थी। अगला देखते 105 नंबर, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की, प्यार की? तो प्यार की अनुभूति होती है। अगला देखते हैं 106 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो क्या अर्थ है बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की। तो इस प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा प्रयोग करना ही सीखते हैं और इसमें वो कुशलता हासिल कर सके, यही उनका उद्देश्य होता है, भाषाई क्षमताओं का विकास। इसीलिए इसका आंसर है ये 3 नंबर है। अगला हम देखते हैं 107 नंबर, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना।
तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना आगमन विधि है। अगला हम देखते हैं 108 नंबर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, भाषा की वाक्य संरचना जानना या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, तभी आप उस भाषा में निपुण हो सकते हैं और आपकी पकड़ उसमें बढ़ सकती है। अगला देखते हैं 109 नंबर। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, जो नहीं है वो बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। भाषा शिक्षक के रूप में संसाधन की खोज करना ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना भी आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये होगा। अगला हम देखते हैं 110 नंबर। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक वैयक्तिक पठन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किस पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है? तो वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यहाँ सामूहिक की आवश्यकता नहीं है, सस्वर और मौन की भी आवश्यकता नहीं है। अगला हम देखते हैं 111 नंबर। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता। तो पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। 112 नंबर देखते हैं, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। ऑप्शन 1 सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। इसका आंसर ये 3 नंबर ही होगा कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। अगला देखते हैं 113 नंबर। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर दिया गया विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए किस तरह से प्रेरणा देते हैं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी बाहर नहीं होगी, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, ये भी नहीं होगा, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ये भी नहीं होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ये सही होगा। घर से बाहर, विद्यालय से बाहर का जीवन जो है वो एक समृद्ध भाषिक परिवेश दिलाता है। 114 नंबर देखते हैं, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण। तो ये होगा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे तुतलाकर भी नहीं बोलते, दक्ष भी नहीं होते हैं और व्याकरण भी नहीं जानते हैं। अगला देखते हैं हम 115 नंबर प्रश्न। सुरभि अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उसे अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे अंग वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सहजता के साथ उसे प्रोत्साहित करेंगे अपनी बात कहने के लिए। अगला देखते हैं हम 116 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान। ये प्राथमिक स्तर पर की बात की जा रही है, इसलिए हमें ध्यान देना होगा।
वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण। इसका आंसर होगा अर्थ का निर्माण। अगला हम देखते हैं 117 नंबर, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी क्यों सुनाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का मनोरंजन करना। सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता है, मनोरंजन एक पार्ट हो सकता है किसी उद्देश्य का। दूसरा देखते हैं बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनने दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। अगला हम देखते हैं 118 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो क्या लेके आते हैं? अपनी कमियां, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें। यहाँ पर होगा अपनी भाषा। अगला देखते हैं 119 नंबर, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। जो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति है, अपने को व्यक्त करना, उसका विकास का अर्थ क्या नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो शब्दशः दोहराना कोई उद्देश्य अर्थ नहीं होता है। अगला देखते हैं 120 नंबर, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है वो देखना है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर होगा ये कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, वो अपना प्रभाव बच्चों पर डाल सके और उसके बाद उन्हें सीखने में सहयोग करे, सुगमता प्रदान करे। इसके साथ ही हमारी 30 प्रश्नों की हिंदी की यह श्रृंखला खत्म होती है। कुछ और प्रश्न उत्तरों के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।